का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्ता पीरियड। इस टॉपिक पर मैंने गुप्ता पीरियड के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखें। आज जो हमारा टॉपिक है वेदर द गुप्ता पीरियड वाज ए गोल्डन एज, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे वो गुप्ता पीरियड को स्वर्णिम काल कहते थे, ताकि हिंदुस्तान की संस्कृति को अंग्रेज़ों के सामने में बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए और हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस करें। क्योंकि अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि क्या गुप्ता पीरियड एक स्वर्णिम काल था या नहीं था। ये अक्सर विभिन्न स्टेट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने समझा कि आपको चूँकि इस टॉपिक के बारे में पहले भी मैं गुप्ता पॉलिटी के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वेदर द गुप्ता पीरियड वाज ए गोल्डन एज और नॉट, डिस्कस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्ता पीरियड की शुरुआत हिंदुस्तान में 320 एडी से होती है और चंद्रगुप्त फर्स्ट उनका पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था, धारण किया था, और वहीं से उनकी वंश की शुरुआत सही माने में होती है। हालांकि उससे 50 वर्ष पहले भी श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों इम्पॉर्टेंट गुप्ता किंग्स थे, लेकिन उनका जो एरिया था, एरिया ऑफ मैंने जो जुरिडिक्शन था, जो क्षेत्राधिकार था, वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में था। तो अब जो सही माने में गुप्ता पीरियड की जो शुरुआत होती है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट से होती है और जो 320 एडी से शुरू होकर के 550 एडी तक इनका पीरियड है। तो लगभग 200 वर्ष तक इनका शासन नॉर्दर्न इंडिया के उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त शासकों ने, जिसमें कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 एडी में हुई, 467 एडी में हुई। और इसके बाद से गुप्त वंशों का शासन धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब सवाल है कि क्या गुप्त वंश का शासन स्वर्णिम काल था या नहीं था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां तक गोल्ड कॉइन्स की इशू करने की बात है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्ता शासकों ने जारी किया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो कुषाण ने जो गोल्ड कॉइन्स जारी किया था और गुप्त वंश के शासकों ने जो गोल्ड कॉइन्स जारी किया गया था, दोनों में अंतर है। मतलब उनका गुप्तों का जो गोल्ड कॉइन्स है वो कुषाण पीरियड के दौरान जो गोल्ड कॉइन्स जारी किए गए हैं, स्वर्ण मुद्रा जो जारी किए गए हैं, वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। वो क्यों हैं उसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा कि जहाँ तक स्वर्णिम युग का सवाल है, तो हम देखेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मामले में, लिटरेचर के मामले में और हिंदू धर्म, जिसको कि वास्तविक रूप में हिंदू धर्म कहेंगे, विद द राइज ऑफ भागवतिज्म, ये हिंदुस्तान का स्वर्णिम काल था। किस किस में? आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, और इसके अलावा इमेज बिल्डिंग में। ये पहला पीरियड है हिंदुस्तान के इतिहास का जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बना करके मंदिरों में रखा जाने लगा। तो
हम देखते हैं कि हालांकि जो आर्किटेक्चर के मामले में हम देखते हैं कि जो गुप्तों का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही रूडिमेंट्री है, मतलब प्राथमिकी स्तर का है, कोई बेहतरीन नहीं है। जैसे कि हमें उनके द्वारा जो बिल्डिंग मटेरियल्स मतलब ब्रिक्स, ईंट का इस्तेमाल किया जाता था और इसके अतिरिक्त पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो जैसे कि भीतर गांव जो आजकल जिसको कानपुर में है, या भीतरी गाजीपुर में है, या देवगढ़ जो झांसी में है, ये 3 इम्पॉर्टेंट मंदिर अभी भी उनके अवशेष हम देखने को मिलते हैं। और आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये कोई बेहतरीन नमूना नहीं है। अभी कल मैंने पल्लव एंड चालुक्य पॉलिटी के बारे में आपको बताया था, उसमें जो जिस प्रकार से टेम्पल के निर्माण दक्षिण भारत में और डेक्कान में हुए, खास करके ऐहोल में, कांची में, तो वो बेहतरीन नमूना है। तो उस अनुपात में अगर आप देखेंगे तो आर्किटेक्चर के मामले में गुप्ता पीरियड में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक स्कल्पचर का, मूर्ति कला का सवाल है, उसमें हम क्या देखते हैं कि मैसिव पिलर्स ऑफ स्टोन्स, अब जो रॉक कट जो टेम्पल बनता था, या केव कट टेम्पल जो बनता था, उसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे, ये तो बन ही रहे हैं, इसके साथ में बहुत सारे स्तूप बनाए गए और अभी भी उसके जो अवशेष हैं वो विद्यमान हैं। और ये जो स्तूप थे वो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, और जो गोलाकार क्षेत्र में जो उनका बेस है, जो जमीन है, उसको गोलाकार क्षेत्र में डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गुफा हैं उसको पत्थरों को काट करके बनाया गया है। और इसके अलावा इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि भगवान बुद्ध का अनेक मूर्ति हमें प्राप्त होते हैं, स्कल्पचर प्राप्त होते हैं, साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के भी मूर्ति हमें प्राप्त होते हैं, स्कल्पचर प्राप्त होते हैं। और इस फील्ड में ये पीरियड एक स्वर्णिम काल था, मतलब पिछले पीरियड से इस पीरियड में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, खास करके मथुरा में और सारनाथ में। जैसा कि मैंने पहले आपको पहले वाले वीडियो में बताया था गांधार और मथुरा आर्ट के बारे में, उसको जरूर पढ़िए। तो उस पीरियड के जो कुषाण का पीरियड था, उस पीरियड के अपेक्षाकृत अब गुप्ता पीरियड में हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्बेलिशमेंट या उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया गया है। तो इस तरह से स्कल्पचर के मामले में ये एक स्वर्णिम काल था। और इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं, खास करके अजंता की जो पेंटिंग है, हालांकि अजंता की जो पेंटिंग है वो 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 7वीं सेंचुरी AD तक के पीरियड का है, लेकिन उसमें जो अधिकांश जो पेंटिंग है वो गुप्त पीरियड के दौरान का है। उस पीरियड में हम ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के बहुत सारे पेंटिंग उसमें बनाए गए हैं, और इसके अतिरिक्त जो उनके पूर्वजन को, जिसको जातक कहा जाता है, उसका भी बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुति की गई है। और सबसे बड़ी मार्के की बात यह है कि 1500-1600 वर्ष बीतने के बाद भी उसके जो रंग हैं, जो कलर है, वो फेड नहीं हुए हैं, वो एकदम नेचुरल लगते हैं। और इसके अलावा उनकी जो पेंटिंग है वो टोटल लाइफ लाइक जीवंत लगता है। तो पेंटिंग के क्षेत्र में गुप्ता पीरियड एक स्वर्णिम काल था, जहाँ पर कि पेंटरों ने, चित्रकारों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और ऐसे ऐसे रंग के प्रयोग किए जो अभी 1600 वर्ष बीत जाने के बाद भी, 1500 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो रंग उखड़ा नहीं है, फेड नहीं किया है। तो जहाँ तक सवाल पेंटिंग का है, जहाँ तक सवाल स्कल्पचर का है, तो हम क्या देखते हैं कि इस काल में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है। दूसरा जो
पीरियड, दूसरा जो अचीवमेंट है उनका वो है लिटरेरी अचीवमेंट। अब लिटरेरी माने साहित्य में जिस प्रकार का विकास गुप्ता पीरियड में हुआ वो पूर्व के पीरियड में कभी नहीं हुआ और बाद के पीरियड में भी इतना नहीं हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि एक से एक साहित्यकार इस पीरियड में पैदा हुए। आपको मालूम होगा कि मॉडर्न पीरियड में जो भाषा था वो लैंग्वेज क्या था, प्राकृत, लेकिन अब इस पीरियड में क्या हो गया, संस्कृत। वो भी ऑर्नेट स्टाइल में लिखने का, ऑर्नेट मतलब कलाकारी के साथ में, मतलब अलंकार के साथ में, लंबे लंबे सुंदर सेंटेंस बना करके लिखने का जो प्रवृत्ति है वो गुप्त पीरियड में भी हम देखते हैं और पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में भी हम देखते हैं। जहां मैंने कल आपको बताया था कि संस्कृत भाषा का जो उदय है वो गुप्ता पीरियड में भी और उसके बाद में चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी में भी हुआ। तो अब प्राकृत भाषा जो है, और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि उस पीरियड के जो जितने भी साहित्यिक कृतियां हैं, खास करके ड्रामा है, उसमें जो लोअर क्लास के जो पात्र हैं वो तो प्राकृत भाषा बोलते हैं, लेकिन जो हायर क्लास के जो पात्र हैं वो संस्कृत बोलते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इसके अतिरिक्त जो सेकुलर ग्रंथ है जैसे कि शूद्रक का मृच्छकटिका, ये एक बेहतरीन नाटक है जिसको कि हजारों बार देश में और विदेश में इसका मंचन किया गया है। उसी तरह से साहित्यकार भास एक बेहतरीन नाटककार थे और सबसे ज्यादा कालिदास, जिनका क्या अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व के महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई है। तो इसी पीरियड में हम कहते हैं कि रामायण और महाभारत, इन दोनों ग्रंथों को कैनोनाइज किया गया, उसको एडिटिंग किया गया, उसको फाइनल टच दिया गया। रामायण और महाभारत जो अभी हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है और हिंदुस्तान के सभी लोगों को, अधिकांश लोगों को मालूम है कि उसके जिस्ट क्या हैं। तो इस पीरियड में रामायण और महाभारत की पूरी तरह से उनका परिशोधन किया गया, ये कह सकते हैं हिंदी में। इस पीरियड में ये देखने वाली बात है कि अब गद्य के अलावा, गद्य के तुलना में पद्य की रचना ज़्यादा हुई है। गद्य के अपेक्षाकृत पद्य की माने वर्ष की रचना ज़्यादा की गई है। और इस पीरियड में हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि धार्मिक, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे मैंने अभी इपिक का नाम बताया, बहुत से पुराण, जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदू कल्चर में 18 पुराण के बारे में बताया गया है और एक श्लोक भी है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, कि व्यास मुनि के द्वारा 18 पुराण की रचना की गई है और उसका जो जिस्ट है कि परोपकार पुण्याय मैंने दूसरे को उपकार करने से पुण्य प्राप्त होता है और दूसरे को कष्ट देने से पाप होता है। मैंने पूरे 18 पुराण का जो जिस्ट सारांश है। तो इस तरह से जो 18 पुराण जो हमारे वैदिक लिटरेचर का हिस्सा है, उसका भी पूरी तरह से संशोधन, परिष्करण, कैनोनाइजेशन, ये टोटल जो है ना इस पीरियड में किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो कला के पारखी थे, समुद्रगुप्त भी कला के पारखी थे, और जो हमें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न होता था जिसमें एक कालिदास भी था, दूसरा जो है अमर सिंह था। अमर सिंह ने सबसे पहले जो है ना लेक्सिकोग्राफी, शब्द विन्यास, इस पर उन्होंने लिखा। जो पाणिनि और पतंजलि के जो ग्रामर के किताब थे उसका भी परिष्करण, संशोधन
इस पीरियड में किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ तक संस्कृत भाषा का प्रश्न है तो शब्दकोश माने संस्कृत का शब्दकोश पूरी तरह से अमर सिंह के द्वारा तैयार किया, जिसको कि अमरकोश कहते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं आज भी संस्कृत के, उनका जो शुरुआत होता है पढ़ाई का वो अमरकोश से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अमरकोश का कितना ज़्यादा महत्व है। माने इट इज बेसिकली ए डिक्शनरी जस्ट लाइक इंग्लिश डिक्शनरी। संस्कृत का जो डिक्शनरी है वो अमरकोश है। उसी तरह से जो पाणिनि जो 4वीं शताब्दी में, या पतंजलि जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए, उन्होंने व्याकरण की रचना दी कि अष्टाध्यायी व्याकरण आप जानते होंगे, उसका भी परिष्कृत रूप, संशोधित रूप इस पीरियड में तैयार किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। वैदिक संस्कृति को अगर आप देखेंगे और जो 4वीं शताब्दी का जिस पीरियड में गुप्ता पीरियड के संस्कृत को देखेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत सारे जो शब्द हैं वैदिक पीरियड के उसका अर्थ हम नहीं लगा सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर वेद के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, माने उनकी टीका बनाई गई है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, तो इस तरह के जो टीका जो बनाए गए हैं उसके आधार पर हम वेद के असली शब्दों को समझ पाते हैं। अगर ये ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होता, उपनिषद नहीं होता, तो हम जो चारों वेद के जो मूल शब्द हैं उसमें से अधिकांश शब्द का माने नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में भी बहुत ज़्यादा परिमार्जन हुआ। और इस पीरियड में, गुप्ता पीरियड आते आते इसका परिमार्जन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो इस पीरियड हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है। आर्यभट्ट इसी पीरियड में पैदा हुए, उन्होंने किताब आर्यभट्टियम। तो दोस्तों, इस पीरियड में ही आप जानते हैं कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट पैदा हुए थे पाटलिपुत्र में, जो गुप्त वंश की राजधानी थी। और इनके द्वारा किताब लिखा गया था आर्यभट्टियम। इस किताब के द्वारा उन्होंने जीरो के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और डेसिमल सिस्टम को प्रतिपादित किया। तो इसी बाद में अरबों ने हिंदुस्तान के इस इन्वेंशन को सीखा और उसके बाद में पश्चिमी देशों में जीरो का या डेसिमल सिस्टम का या दशमलव प्रणाली का विकास, माने उन्होंने इसकी जानकारी हासिल किया। तो हम देखते हैं कि आर्यभट्ट का ये बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा एक किताब है रोमक सिद्धांत। यह किताब भी जो है ना एस्ट्रोनॉमी पर, ज्योतिष शास्त्र पर जो है, इस पर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है किताब। और इसके अलावा हमारे उस पीरियड के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जो पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष में घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। मतलब लूनर और सोलर इक्लिप्स, माने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी उन्हें जानकारी था कि ये खगोलीय जो घटना होती है उसके कारण क्या हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हुआ। इसी तरह से जो मेडिकल साइंस में सुश्रुत और चरक, ये दो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यापक प्रयोग किए हैं। तो जैसे कि हमें जानते हैं कि सुश्रुत संहिता, उन्होंने ऑपरेशन करने के विभिन्न विधि बताए हुए हैं। चरक संहिता में बहुत सारे मेडिसिन्स के बारे में, दवाइयों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो इस तरह से अगर उस पीरियड से
हमारे देश के गुप्ता पीरियड का अगर समकालीन किसी दूसरे देश के सिविलाइजेशन या सभ्यता से अगर तुलना करें तो हमारे देश का जो सिविलाइजेशन सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पर था। इसके अलावा इस पीरियड में ब्रॉन्ज और आयरन, ब्रॉन्ज माने कांसा, ये ब्रॉन्ज बनाने के तरकीब, आयरन को स्मेल्टिंग करने, उसको गलाने, मिश्र धातु बनाने, इनकी जानकारी गुप्ता पीरियड के वैज्ञानिकों के पास में समकालीन वैज्ञानिकों से बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार के पास में एक आयरन पिलर है और ये आयरन पिलर में चंद्र लिखा हुआ। अब बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा लगाया जाना बताया है और उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के जो एक्सप्लॉइट्स हुए हैं, उनके जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के कन्क्वेस्ट अभियान किए हैं उसका भी लेखा जोखा उसमें लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि पूरे खुली जगह में ये पिलर गड़ा हुआ है 1600 वर्षों से और इसमें किसी प्रकार की रस्टिंग नहीं हुई है, माने जंग नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि जंग कब लगता है, जब लोहे में अशुद्धियां होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने के वैज्ञानिक इतने ज़्यादा जानते थे कि उनको मेटलर्जी विज्ञान में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी और वो लोहे से अशुद्धियों को हटाने में सक्षम थे। अदरवाइज 1600 वर्ष तक तो कोई लोहा कहीं खड़ा रह नहीं सकता है। तो अभी भी आप देखेंगे कि घरों में हमेशा जंग लगते रहते हैं, जो लोहे का उपयोग होता है, हमें पेंट कराने होते हैं। तो जो 1600 वर्षों तक वायुमंडल में पूरी तरह से एक्सपोज है और उसके बाद भी रस्टिंग या जंग नहीं लगा, इससे पता चलता है कि उस समय के जो हमारे वैज्ञानिक थे उनको वो किस प्रकार से मेटलर्जी विज्ञान में, स्मेल्टिंग में उन्हें महारत हासिल थी। ये दुख की बात है कि बाद के वर्षों में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इस डेवलपमेंट को, इस एडवांसमेंट को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ब्रॉन्ज, जिसको कांसा कहते हैं, इसका भी उद्योग अपने चरम पर पहुंचा और इसी कारण से इस पीरियड में, जैसे मैंने अभी बताया, कि विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का निर्माण, चाहे भगवान बुद्ध के या हिंदू देवी देवताओं के मथुरा में, सारनाथ में बनाए जाने लगे। तो इसे ये पता चलता है कि इस पीरियड में जो आयरन और ब्रॉन्ज के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो क्या है, इस पीरियड में जुडिशियल सिस्टम में काफी इजाफा हुआ। मतलब सिविल और क्रिमिनल, आप जानते हैं तो दो भागों में सिविल एंड क्रिमिनल, ये दो भागों में जुडिशियल सिस्टम को बांटा गया और इस पर अनेक प्रकार के धर्म सूत्रास, धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। तो हमें गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा लॉ गिवर्स, कानूनविद मिलते हैं जिन्होंने बहुत सारे धर्मशास्त्रों का लेखन किया है और जुरिस्प्रूडेंस में, माने विधि विज्ञान में, यह पीरियड हिंदुस्तान का गोल्डन एज है, माने स्वर्णिम युग है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने बताए, ये पॉइंट्स तो सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर या स्कल्पचर में, मूर्ति कला, पेंटिंग के क्षेत्र में
जितनी तरक्की गुप्ता पीरियड में हुई पहले कभी नहीं हुई थी, बाद के वर्षों में भी इतना नहीं हुआ। जहाँ तक साहित्यिक उपलब्धियों का सवाल है तो इस पीरियड में जितने रचना का लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा किया गया उतना पहले कभी नहीं हुआ था। तो अगर हम इन क्षेत्रों में देखें और ख़ास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो गुप्ता पीरियड जो है वो स्वर्ण काल था। हमारा आंसर होगा कि गुप्ता पीरियड वाज गोल्डन पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। सही है। लेकिन अब इसका जो माइनस पक्ष है वो क्या है? माइनस पक्ष ये है, पहला पॉइंट, कि यदि आप गुप्ता पॉलिटी को मॉडर्न पॉलिटी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देखिए। तो गुप्ता पॉलिटी को मॉडर्न पॉलिटी से अगर हम तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं कि मॉडर्न पॉलिटी में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, मतलब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी, आर्थिक गतिविधियों को नियमित करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम करती थी। और हमें पता है कि ऐसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंट्रोल करने के लिए 27 प्रकार के ऑफिसरों की नियुक्ति की जाती थी, जिसको कि तीर्थाज बोलते थे। दोस्तों, जैसे आज की तारीख में जो शासन को चलाने के लिए एक कैडर होता है, जैसे कि आज की तारीख में आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरह से अंग्रेजों के ज़माने में आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस। और उसी से ऊंचे ऊंचे ओहदे पर अधिकारी पहुंचते थे। और अगर आप मुगलों के पीरियड में जाएंगे तो बड़े बड़े ओहदों पर मनसबदार काबिज होते थे। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर के पीरियड में लागू हुआ था। तो हम क्या देखते हैं, सल्तनत पीरियड में भी हम देखते हैं कि एक कैडर ऑफ ऑफिसर्स था। ये सारे चीज़ हमने पूर्व के वीडियो में बताए हैं। उसी तरह से गुप्ता पीरियड में जो एक कैडर था ऑफिसरों का, उसको बोलते थे कुमार मात्याज। और इसी कैडर से विभिन्न प्रकार के अधिकारी विभिन्न ओहदों पर पहुंचते थे। उसी तरह से मौर्यों के पीरियड में जो एक कैडर था ऑफिसर्स का, उसको बोलते थे तीर्थाज। तो इन तीर्थाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि 27 प्रकार के ऑफिसर्स थे, जिसको कि तीर्थाज कहा जाता था। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करने का काम करते थे, नियमन करने का काम करते थे। लेकिन गुप्ता पीरियड में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उनका जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू मौर्याज। एक दूसरी बात ये भी है कि जो एरिया, जो जुरिडिक्शन मौर्यों का था, वो लगभग दक्षिण भारत के कुछ तमिलनाडु का प्रदेश छोड़ करके, आज के तमिलनाडु को छोड़ करके, और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से को छोड़ करके पूरा भारतवर्ष, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया मौर्यों के पास था। लेकिन गुप्ता पीरियड में हम क्या देखते हैं कि केवल उत्तर भारत था, साउथ ऑफ विंध्यास तो पहुंच ही नहीं पाए। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो लिमिटेड था। दूसरी बात ये थी कि इस पीरियड में हम देखते हैं कि सामंतवाद का उदय हो गया था। जो मैंने आपको राइज ऑफ फ्यूडलिज्म बताया था, तो इसकी शुरुआत गुप्ता वंश से ही शुरू हो गई थी। और इसका जो सबसे बेसिक फीचर था वो क्या था कि राजा के पास में, मान लीजिए कि राजा है, किंग, या तो जो सेंटर ऑफ पावर है उनके पास में जो डायरेक्ट, कुछ एरिया तो ऐसे थे जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज थे। जैसे कि आज की तारीख का
बिहार, नॉर्दर्न बंगाल, यूपी, कुछ एमपी के भी हिस्से, ये जो एरिया थे वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया थे, वो सीधे उनके नियंत्रण में थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो उन्होंने सामंतों को दे दिया था, फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दिया था, और उसके बदले में ये जो सामंत थे वो 3 प्रकार के काम राजा के लिए, मतलब गुप्ता वंश के राजाओं के लिए करते थे। वो क्या क्या था? जैसे मैंने कहा कि पहला जो था वो प्रत्येक वर्ष राजा के दरबार में, मतलब गुप्त राजाओं के दरबार में पहुंचना और उनको अपनी हाजिरी देना। दूसरा, उनको एक वार्षिक ट्रिब्यूट, माना मोटी रकम जो उनको फिक्स किया था वो देना। और तीसरा, अगर गुप्त वंश के शासक या उनके पुत्र के द्वारा उनकी सामंत की बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की गई तो उससे शादी कराना। ये 3 काम था। और चौथा काम था कि एक फिक्स्ड ट्रूप्स या मिलिट्री फोर्स जो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा फिक्स किए जाते थे, उतना फौज सामंतों के द्वारा रखना। तो ये 3-4 काम उनके थे। और इंटरनल, इसके बदले में आंतरिक मामलों में ये सामंत जो है वो स्वतंत्र होते थे। तो इसके कारण से दोस्तों क्या हुआ कि एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली विकसित हुई जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं था। एक तीसरे प्रकार के भी सामंत थे, और वो कौन थे? ऐसे राजा जिसको कि गुप्त वंश के राजाओं ने हरा दिया और उसके बाद में उनको कुछ वार्षिक राशि के बदले में उनको पुनः अपने इलाके में शासन करने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो कुछ जो डिफीटेड राजा होते थे, जो हारे हुए राजा थे, जो खास करके बाउंड्री लाइन पर, जो गुप्त वंश के साम्राज्य के जो बहुत सारे सीमाओं पर जो राज्य थे, उसके साथ उन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी, नीति निर्धारित किया था। कहने का आशय ये है शॉर्ट में कि इन्होंने जो व्यवस्था अपनाई थी वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था, माने विकेंद्रीकृत। एक और डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में, और वो क्या था दोस्तों? प्रिस्टली राइज ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स इन इंडिया, इन नॉर्दर्न इंडिया। अब इसका माने क्या हुआ? गुप्त वंश के शासकों ने राइज ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। गुप्त वंश को शासकों ने बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिया। वो क्यों दिया? पहला तो कारण ये था कि अगर आप पहले के पीरियड के अपेक्षाकृत इस पीरियड को देखेंगे तो क्या हुआ है? राइज ऑफ भागवतिज्म। पहले के पीरियड में हम देखते हैं कि ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका और हिंदुस्तान में 62 से ज़्यादा जो है रिलीजियस सेक्ट थे अलग अलग जगहों में। इस पीरियड आकर के हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मणिज्म का बहुत ज़बरदस्त राइज हुआ, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कल्ट था वो था भागवतिज्म। भागवतिज्म कल्ट में विष्णु को, नारायण और लॉर्ड कृष्ण, ये तीनों का एक अवतार माना गया। और जैसे कि हम वैदिक पीरियड में देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो अब इस पीरियड में क्या देखते हैं कि विष्णु का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसी से भागवतिज्म का राइज हुआ। अगर आप कुछ लोग अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बिरसा के आगे बेसा नगर है 10 किलोमीटर आगे,
वहां पर हेलियोडोरस का क्या है, पिलर है, ये जो कि बहुत बड़ा भागवतिज्म का समर्थक था। और ये हेलियोडोरस कौन था, इंडो ग्रीक का, मिनांडर का एम्बेसडर। तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि भागवतिज्म का बहुत ज़्यादा राइज हुआ। वो हमारे पूर्व के वीडियो को आप देखिए। इस यहाँ पर इतना ही कहना है कि भागवतिज्म का राइज होने से ब्राह्मणों का बहुत ज़बरदस्त सुप्रीमेसी नॉर्दर्न इंडिया पर स्थापित हो गया। और उसका कारण क्या था, आप जानते हैं कि अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुप्त वंश के राजा जो थे वो थे वैश्य, लेकिन ब्राह्मणों ने उनका जेनोलॉजिकल टेबल बनाया और उनको क्षत्रिय घोषित कर दिया। दूसरी बात यह थी कि बहुत सारे इलाके जो ट्राइबल इलाके थे, जो अनकल्टिवेटेड लैंड थे, तो गुप्त वंश के शासकों ने यह समझा कि अगर ब्राह्मणों को हम लैंड ग्रांट्स दे देते हैं तो वहाँ के इलाके को भी कल्टीवेशन किया जा सकता है, कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है। और बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उसको भागवतिज्म में दीक्षित किया जा सकता है। तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि राइज ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो पुरोहित, जो ब्राह्मण, जो पुरोहित क्लास के थे, उनका बहुत ज़्यादा राइज हो गया और ये वर्चुअली नॉर्दर्न इंडिया में ये जमींदार हो गए। क्यों कि इन्हें विभिन्न प्रकार के इम्यूनिटीज और प्रिविलेज भी राजा के द्वारा प्रदान किया गया। जिस तरह से हम दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी में देखते हैं, जो कल मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत गुप्त वंश से ही शुरू हो गई थी, जो बाद में उन लोगों ने अपनाया। तो इस प्रकार से राइज ऑफ प्रिस्टली क्लास और लैंडलॉर्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, इसका इफेक्ट क्या हुआ दोस्तों? इसका इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ के जो बासिंदा थे वो पूरी तरह से ब्राह्मण लैंडलॉर्ड के रहमो करम पर निर्भर हो गए। और इसके कारण से बहुत सारे जो लोअर क्लास के लोग थे, खास करके शूद्र और वैश्य, उनको बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे। दूसरी बात, जो राजा के जो फौज इस इलाके में या इस गांव में जो लैंड ग्रांटेड विलेज थे उसमें वो जा नहीं सकते थे। लेकिन एक बात और है कि जो मैंने आपको बताया कि जो टैक्सेशन की पद्धति रूरल एरियाज में और खास करके पुलिस पावर जो है शासन प्रशासन का, ये अभी भी पावर जो है, जो राजपूत पीरियड में हम देखते हैं कि पुलिस पावर और टैक्सेशन का पावर जो पूरी तरह से सामंतों के पास में आ गया था, वो अभी इस पीरियड में नहीं आया था। दूसरी बात कि जो राजपूत पीरियड में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिसमें अधिकांश ब्राह्मण ही होते थे, तो उनको सैलरी के बदले में लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। वो अभी गुप्ता पीरियड में क्या है, गुप्ता पीरियड में उनको सैलरी कैश में दिया जाता था, खास करके हायर ऑफिशियल्स को। तो कहने का आशा ये है कि अभी जो सामंतवाद जो है, जो हिंदुस्तान में जो राइज हुआ, उसकी शुरुआत तो यहाँ से हो चुकी थी, लेकिन वह पूरी तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हुई थी, जो हम राजपूत पीरियड में देखते हैं, 8वीं 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में देखते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत गुप्त पीरियड से ही हो गया था। अब दोस्तों इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसका इफेक्ट ये पड़ा कि बहुत सारे इस पीरियड में, अगर हम फाहियान के अकाउंट, आपको मालूम है कि चाइनीज यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड पीरियड में आया था हिंदुस्तान में, और उसके जो अकाउंट्स हैं उसको देखने पर क्या पता चलता है कि चांडाल या अनटचेबल्स, इसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई समाज में। चांडाल, ग्रोथ ऑफ अनटचेबल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब यहाँ से छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी इस पीरियड में। और दोस्तों ये ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि मौर्य पीरियड और गुप्त पीरियड, ये जो पीरियड है करीब 600 वर्षों का, इस पीरियड में इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुषाण, स्काइथियंस और उसके बाद में हून्स, ये बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में आए और बाद में हिंदुस्तानी समाज में वो एसिमिलेट हो गए। लेकिन इससे जो भारत के सामाजिक जो ताना बाना था वो पूरी तरह से
बदल गया। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको सोशियोलॉजी क्लास में कहा था कि अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह। अनुलोम में मैंने क्या कहा था कि अगर ग्रूम ऊंचे वर्ण का है और अगर ब्राइड निम्न वर्ग का है, निम्न वर्ण का है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुलोम विवाह। अगर ब्राइड जो है निचले वर्ण का है और ग्रूम अगर ऊंचे वर्ण का है तो क्या होगा, अगर ग्रूम निचले वर्ग का है, मतलब ग्रूम मतलब मान लो कोई शूद्र है और उसने क्षत्रिय ब्राइड से शादी किया या वैश्य ब्राइड से शादी किया या ब्राह्मण ब्राइड से शादी किया, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा ये विदेशी जो आए उसने सामाजिक संरचना को बहुत बदल दिया। बहुत सारे जो चीफ्टेन थे या मुखिया थे आक्रमणकारी के, उनको तो राजपूत में भर्ती कर लिया गया। और आपको मालूम है कि राजपूत में 36 क्लान होते हैं, गोत्र होते हैं, 36 प्रकार के राजपूत हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना उसको किसी न किसी में सेट किया गया। उसी तरह से बहुत सारे ट्राइबल चीफ को या आक्रमणकारी को ब्राह्मण बनाया गया। तो अब जो जिस प्रकार का हिंदुस्तान का समाज जो पूरी तरह से जो एक स्ट्रेटिफाइड समाज था, ऊंच नीच का भेद था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। अनुलोम विवाह भी होने लगे, प्रतिलोम विवाह होने लगे। लेकिन जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में प्रतिलोम विवाह को, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, उसको कभी भी लॉ गिवर्स ने, हमारे धर्मशास्त्रियों ने कभी भी मान्यता प्रदान नहीं किया। और ऐसे यूनियन से जो बच्चे पैदा हुए वो हो गए अनटचेबल्स, खास करके प्रतिलोम विवाह से। तो इसकी तादाद, और इसको हिंदी में उस जमाने में चांडाल बोला जाता था। जब वो शहर में आते थे तो अपने हाथ में लकड़ी का डंडा से बजाते थे कि आप दूर दूर रहो, और तब वो शहर में प्रवेश करते थे। मतलब इतना लोग दूरी रखता था, और वो भी खुद ख्याल रखता था अनटचेबल्स कि मैं किसी के शरीर में से सट नहीं जाऊं, स्पर्श ना हो जाए। तो चांडालों की अनटचेबल्स इस पीरियड में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है इस पीरियड में हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है, खास करके इंडो रोमन ट्रेड या साउथ ईस्ट एशिया से हमारा जो ट्रेड था, वो भी काफ़ी उसका भी पतन हुआ। और जिसके कारण से जैसे कि हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें कि गुजरात के बहुत सारे जो व्यापारी थे, जो सिल्क वेवर्स थे, माने रेशम बुनने वाले जो क्राफ्ट्समैन थे, वो अभी यहाँ पर जो मंदसौर है वहाँ पर आकर के गांव में आकर के बस गए, क्योंकि उनके सामान का खरीदार कोई था ही नहीं। तो इसीलिए वो दूसरे काम करने लगे। ये हमें इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुआ जो सिल्क ट्रेड था, जिसमें कि हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा फायदा होता था, जो चाइना से बाइजेंटाइन एम्पायर या रोमन एम्पायर तक जाता था। और तक्षशिला, जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि तक्षशिला ट्रांजिट रूट का काम करता था, और ब्रोच के रास्ते से फिर अरब सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए फिर भूमध्य सागर से रोम तक पहुंचता था। तो ये सिल्क ट्रेड भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर के व्यापारियों ने, वहाँ के क्राफ्ट्समैन ने सिल्क तैयार करना सीख लिया, तो ये भी, इससे भी जो हमें फायदा होता था वो भी फायदा होना बंद हो गया। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इस पीरियड में हम किसानों की हालत क्या देखते हैं। किसानों की हालत पहले के अपेक्षाकृत बदतर हो गई। उन पर राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स थोप दिए गए, और जो ब्राह्मणों को जो विलेज जो ग्रांट किए गए थे, जो लैंड ग्रांट दिए गए थे, तो वहाँ के बासिंदे को भी ब्राह्मण के साथ में, माने डोनी के साथ में उसको अटैच कर दिया गया कि वो कोई दूसरे गांव में नहीं जा सकता है। तो वर्चुअली वहाँ के जितने भी किसान थे, क्योंकि ब्राह्मण तो खुद खेती करते नहीं थे,
तो वो सारे किसान या मजदूर जो है वो ब्राह्मण जो लैंडलॉर्ड हो गया था उसके रहमो करम पर आश्रित हो गए और ब्राह्मणों के द्वारा उनका विभिन्न प्रकार का शोषण किया जाता था, जिसमें कि एक शोषण बेगार और फोर्स लेबर। बेगार मतलब लेबर विदाउट पेमेंट और दूसरा फोर्स लेबर जिसको कि इसका वर्ड है भिस्ती। ये दोनों जो ये शोषण पर आधारित व्यवस्था, भिस्ती मतलब जबरन किसी से काम कराना, उसको भिस्ती बोलते थे। तो बेगार और भिस्ती ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए और इसमें किसानों की हालत जर्जर हो गई। तो यदि हम गोल्डन एज कहेंगे तो हम गोल्डन एज किसको कहेंगे? जहाँ पर कि सभी का विकास हो। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों का तो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, वो तो प्रिस्टली लैंडलॉर्ड बन गए। साहित्य के क्षेत्र में सही में विकास हुआ है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में विकास हुआ है, लिटरेरी क्षेत्र में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है। और ये सारे जो विकास हुए हैं वो सब उच्च वर्ण के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उसका एक माइनस पहलू ये भी है कि जो भी साइंटिस्ट और हम देखते हैं वो सब उच्च वर्ण के लोग हैं। इसमें कोई वैश्य या शूद्र कोई उनका कोई बड़े लेखक नहीं हुए हो, क्योंकि उनके लिए उस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं किया गया था। तो हम क्या देखते हैं कि जो पिजांड में किसानों की हालत बदतर हो गई, क्योंकि उन पर बहुत सारे टैक्स थोप दिए गए। इस पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है और वो है महिलाओं की हालत में काफ़ी कमी होना, उनकी कमज़ोर स्थिति होना। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में कहा था कि सती सिस्टम जो है, जिसका कि हमें एपिग्राफिक एविडेंस मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? ईरान, जो सागर जिले में है, और ये कुमारगुप्त के पीरियड में मिलता है। कुमारगुप्त फर्स्ट। ये सती सिस्टम का भी जो शुरुआत या धड़ल्ले से, जिसमें कि महिलाएं अपने मृत पति के चिता में जीवितावस्था में जल जाती थी, जिसको कि राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के ज़माने में जो गवर्नर जनरल था, कानून बना करके उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इसकी भी शुरुआत गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान हो गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो अब इस पीरियड में पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई और स्त्री धन के अलावा उनका अपना कोई धन नहीं होता था, क्योंकि वो प्रोप्राइटरी राइट्स को, संपत्ति के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया। प्रोप्राइटरी राइट्स इन लैंड को वो इनहेरिट नहीं कर सकती थी। तो ये धर्मशास्त्रों ने उनके बारे में, उनके खिलाफ लिखा और उनका जो एरिया ऑफ एक्टिविटीज था उसको लिमिटेड करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति इस पीरियड में अच्छी नहीं थी, वो दिन ब दिन खराब होते जा रही थी, वो पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर होने लगी थी। और हमने आपको वैदिक पीरियड के, आप हमारा वीडियो देखिए तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था महिलाओं की स्थिति, वो पुरुष से कंधे मिला के काम कर रही हैं। एक से एक विदुषी महिला उस जमाने में उत्पन्न हुई हैं और उन्होंने वैदिक ऋचाओं को रचना किया हुआ है। लेकिन इस पीरियड आते आते हम क्या देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति मतलब उनकी दुर्गति हो रही है, क्योंकि वो पुरुषों पर पूरी तरह से आधारित या निर्भर हो गई थी। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या पाते हैं कि जब आपसे आंसर पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे कि हाँ स्वर्णकाल था, लेकिन स्वर्णकाल कुछ ही फील्ड में था, कुछ ही क्षेत्र में था। और वो क्षेत्र क्या था? खास करके स्कल्पचर में,
खास करके पेंटिंग के क्षेत्र में, खास करके साहित्यिक उपलब्धियों में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन अन्य मामले जैसे आर्थिक गतिविधियों के संबंध में और किसानों के हालत या एक जुडिशियल एक्टिविटीज़ में या जुडिशियल रिफॉर्म जो जुरिस्प्रूडेंस के क्षेत्र में, विधि विज्ञान जिसको कहते हैं, उस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। लेकिन जो किसानों की हालत बद से बदतर हो गई इस पीरियड में, सामंतवाद का बढ़ावा हो गया, बहुत सारे सामंत हिंदुस्तान में, नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हो गए और जिसके रहमो करम पर अधिकांश किसान रहने लगे। राजा और सामंतों के द्वारा बहुत सारे टैक्स लगाए गए, क्योंकि जो बाहरी जो एक्सटर्नल जो ट्रेड था वो पूरी तरह से पतन हो गया था, तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाने के कारण से राजा का पूरा ध्यान लैंड टैक्स और दूसरे दूसरे प्रकार के टैक्स पर केंद्रित हो गया, और जिसमें भिष्टी मतलब फोर्स लेबर माने जबरिया काम कराना और उसके बदले में कोई मजदूरी नहीं देना, और बेगार कराना, ये सब जो है मजदूरों की स्थिति भी खराब हो गई। और इसके अलावा महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, खास करके एक अलग वर्ण की उत्पत्ति हो गई जिसको कि अनटचेबल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में उत्तर भारत में पहले चांडाल, और यहाँ से छुआछूत की शुरुआत हो गई। जो सबसे जो घृणित प्रथा था, सती प्रथा, उसकी भी शुरुआत गुप्ता पीरियड में हो गई। उसका रीजन ये था कि महिलाएं को चार दीवारी के अंदर में बंद कर दिया गया। स्त्री धन के अलावा अन्य सभी प्रकार के प्रोप्राइटरी राइट से उन्हें वंचित कर दिया गया, और इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्रों ने उनके खिलाफ लिखा। तो इस कारण से दोस्तों हम देखते हैं कि जहाँ तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का मामला है, गुप्त पीरियड स्वर्णिम काल नहीं था। तो इस प्रकार का आपका आंसर होना चाहिए। अब किसी को कोई पॉइंट हो तो आप बताएं।